अभी तक हमने पढ़ा कि जो श्योरिटी है उसको तीन प्लेसेस में, या तीन कह सकते हैं, तीन तरह से उसको अधिकार दिए गए हैं। एक तो है राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, उसमें आपने पढ़ा, दो चीज पढ़ा, सब्रोगेशन और इंडेमनिटी, ठीक है। फिर राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, वहां पे आपने तीन चीज पढ़ा। क्या क्या था? राइट टू सिक्योरिटी, व्हाट द सिक्योरिटी क्रेडिटर हैड, वो सारी जो है वो इसके पास आ जाएंगी, इसको मिल जाएगी, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और राइट टू शेयर रिडक्शन, वो पढ़ा, समझ गए होंगे। तीसरा था राइट टू सेट ऑफ, उसको पढ़ा। हमने बताया है इसमें, शायद बताया था क्या उस दिन, पहला 138 में दिया गया है। 138 में क्या दिया गया है? हाँ, कि इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ श्योरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ श्योरिटी, ये 138 में है, 138 में। सेकंड दो जगह दिया गया है, राइट टू कंट्रीब्यूशन। इस तरह के मामले आप पहले पढ़ चुके हैं जनरल प्रिंसिपल में, तो इसको समझने में बहुत दिक्कत आपको नहीं होगी। ये है 146 एंड 147 में। तो हम शुरू करते हैं 138 से, ठीक है। 138 से शुरू करते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िएगा। रिलीज ऑफ वन श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स, ये हेडिंग है कि अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए कि ये कोई क्रेडिटर है, इनको तीन कौन हो गए? श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, श्योरिटी 3। ये किसके लिए श्योरिटी हो रहे हैं? एक डेटर के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए क्रेडिटर किसी एक को रिलीज कर देता है, फ्री कर देता है। क्या कहा गया है? एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती। एक को इन्होंने रिलीज कर दिया, ये जो है ये रिलीज कर दिया गया, रिलीज बाय क्रेडिटर। तो क्या ये कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि एक को आपने छोड़ दिया तो हम लोग भी फ्री हो जाएंगे? तो यहां ये कहा जाता है 138 ये कह रहा है प्रोविजन, एक को रिलीज कर देने मात्र से ये दोनों फ्री नहीं होंगे। जरा पढ़ लेते हैं। वेयर देयर आर कोश्योरिटीज, जहां पे सह प्रतिभू हैं, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर मोर देन वन श्योरिटीज, तो क्या होगा? दे आर कॉल्ड कोश्योरिटीज। A release by the creditor of one of them. If creditor is releasing any one of them, तो क्या होगा? साफ साफ लिखा है does not discharge the others। और ये बात जान लीजिए, अभी इसकी जो अगली लाइन कहेगी वो और ज्यादा शॉकिंग होगी। ये दोनों रिलीज नहीं होंगे बशर्ते ये जो रिलीज कर दिया गया इसके द्वारा इन लोगों के प्रति लायबल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर ने छोड़ दिया, लेकिन अगर कोश्योरिटीज है तो वो नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे तुम लोग को, उनको नहीं दिया, हम लोगों को दो, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा हमें देना पड़ रहा है। ये भी प्रोविजन आगे मिलेगा। तो क्या लिखा है? नीदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज्ड। जो इस तरह से श्योरिटी फ्री किया गया है, मुक्त कर दिया गया है, उसको भी क्या? नीदर डज इट फ्री, ना तो उसको फ्री करता है, किसको? श्योरिटी सो रिलीज्ड,
जिस तरह जो 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 श्योरिटी इस तरह से रिलीज कर दिया गया है उसको फ्री नहीं करता है। किससे फ्री नहीं करता है? फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर श्योरिटीज। ठीक है, 10,000 के तुम थे, 10,000 के ये थे, 10,000 के ये थे, अब ये 10,000 इनका फ्री हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि 3 लोग थे, इनका 10,000 जो था अब इन लोगों को पे करना पड़ेगा 5-5 हजार, अभी आगे प्रोविजन में मिलेगा। तो जब 5-5 हजार ये पे करेंगे तो फिर आपसे पकड़ के कहेंगे लाओ दो, वो 5,000 जो हमने दिया है तुम हमसे फ्री हुए ना, हमारे को श्योरिटी थे, तुम लाके दो। तो ये जो 10,000 के लिए ये फ्री हो जाएंगे, इन दोनों को भरना पड़ेगा। जब ये दोनों भरेंगे तो इससे लेंगे। अब इसमें इस प्रोविजन में इस सेक्शन में नहीं लिखा है कि ये लोग इसका हिस्सा भरेंगे। अब उसको आगे देखते हैं, शायद कहीं लिखा हो। ठीक है, क्योंकि तभी नहीं फ्री माने जाएंगे ना, तभी इससे इन दोनों से ये फ्री नहीं माना जाएगा जब इसके लिए कुछ ये लोग किए होंगे। इसके लिए क्या किए होंगे? जितना इसका डेट रहा होगा उसको इन्होंने पे किया होगा उसके बिहाफ पे, तो उसको पकड़ेंगे। अब आगे प्रोविजन कहां है, इसको ढूंढते हैं। और इसमें क्या लिखा है? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन को श्योरिटी एंड जॉइंट श्योरिटी। अगर दो शब्द हैं, सहप्रतिभू और संयुक्त प्रतिभू, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, इट इज ओनली सेड हियर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं कि 146 और 47 क्या कहता है। राइट टू कंट्रीब्यूशन में जाएंगे तो ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो राइट टू कंट्रीब्यूशन 146 जरा देखिए कहां गया, मिल गया। देखिए, सह प्रतिभू समानतः अभिदाय करने के दायी होते हैं। को श्योरिटीज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अगर कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, और मान लीजिए 15,000 का डेट है और 3 श्योरिटीज उसमें है जो कि को श्योरिटी या ज्वाइंट श्योरिटी कहे जाएंगे, तो दे आर लायबल टू पे इक्वली। इक्वली मतलब क्या हुआ? 15,000 को 3 पार्ट में बांट दो। मान लीजिए कि डेटर जो है ये 15,000 के लिए डेट लिया है, क्रेडिटर है, इस 15,000 के लिए ये 3 लोग लायबल हैं। बात समझिए, 15,000 के लिए 3 लोग लायबल हैं, तो 138 को पहले देखते हैं। तो ये जो 146 कह रहा है, इसके हिसाब से इट शुड बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग देम। ठीक, इन तीनों में जब 15,000 को बांटेंगे तो 5-5 हजार आएगा ना। 5 इनका आ गया, 5 इनका आ गया, 5 इनका आ गया। अब 138 को समझिए कि अगर ये रिलीज कर दिए जाते हैं तो ये 5,000 की भी लायबिलिटी, चूंकि 15,000 पूरा दिया गया है, यहां पे इन लोगों ने 128 के तहत अपनी जो है लायबिलिटी को लिमिट नहीं किया है। ठीक है, तो लायबिलिटी को लिमिट नहीं किया है तो पूरे 15,000 के लिए लायबल हैं ये तीनों। थोड़ा गणित है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा होती तो मैंने समझा पाता। तो 5-5 हजार के लिए ये तीनों लायबल हैं और ये वाला रिलीज कर दिया गया। तो अब क्या होगा? इसका हिस्सा इन दोनों को देना पड़ेगा। ये भी आगे हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों को जब देना पड़ेगा तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो 5,000 ये अपना देंगे, 2,500 इसका देंगे। ठीक, तो इनका भी ऐसे ही चलेगा, 2,500 इनका देंगे, 5,000 अपना देंगे, तो 7,500 हो गया। तो 138 के अनुसार ये 2,500 और ये 2,500 ये दोनों इससे वसूल सकते हैं। ठीक, और 146 क्या कह रहा है? ये जो है वो इक्वली इनमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 3 अगर श्योरिटीज है और उन्होंने पूरे अमाउंट को ले रखा है श्योरिटी, तो वो उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 128 के अनुसार अभी हम आगे देखेंगे कि अगर इन्होंने अपने लिमिट लायबिलिटी को लिमिटेशन एक दे दी है तो उसी लिमिटेशन में ये रहेंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ये 5,000 की लिमिटेशन रहती तो 5,000 के ऊपर नहीं देते, मैक्सिमम अप टू 5,000 दे वाज लायबल टू पे। ठीक है, तो यहां को श्योरिटीज को हम थोड़ा पढ़ें, आगे क्या लिखा है। वेयर 2 or more persons are co-sureties, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फॉर द सेम डेट और ड्यूटी। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। फॉर द सेम डेट की बात हो रही है, ऋण एक ही है, ये जो डेट है ये एक है 15,000, या कोई ऐसी ड्यूटी है, ड्यूटी और डेट ये एक ही होनी चाहिए 1, और उसी एक के लिए
टू या मोर देन टू लायबल हों। ये बात समझिए, फिर आगे बढ़िए। Where two or more persons are co-sureties for the same debt or duty। आगे देखिएगा, आपके सारे संशय दूर होंगे। Either jointly और severally। ये कहें कि हम मिलके देंगे 15,000 या कहें कि हम अलग अलग गारंटी लेते हैं इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अलग लीजिए, मिलके लीजिए, सेवरली लीजिए या ज्वाइंटली लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड वेदर अंडर द सेम आर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। समझिएगा, डेटर और क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो यहां पे तीन तरह के हो सकते हैं, मतलब दो तरह के। या तो क्रेडिटर एक इनसे करे, एक इनसे करे, एक इनसे करे, तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। या एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि तीनों उसी में आ जाएं, एक कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों इसमें, यहां ऐसे मान लीजिए, वाइस वर्सा। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों बंध गए या तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए। किसके लिए? इस ड्यूटी या डेट के लिए। ज्वाइंटली हो जाए या सेवरली अलग अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे देखिए, एंड वेदर विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर। एक बार इसने इनसे, अब ये समझिएगा क्यों आया यहां, कि एक बार क्रेडिटर ने अगर इधर से तीन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ए बी सी, तीन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट तीन किया, तो हो सकता है इस वाले को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में न पता हो, इसको इसके बारे में, और इसको इन दोनों के बारे में न पता हो। तो क्या हो सकता है, क्या यहां ये हो जाएगा, क्या यहां ये हो जाएगा कि 15,000 का नुकसान हुआ, तीनों लोग 15,000 की श्योरिटी दे दिए हैं, या इसने 7,000 की, इसने 8,000 की, इसने 6,000 की, अलग अलग श्योरिटीज मिली हैं, तो ये सबसे मतलब ज्यादा पैसा वसूल ले। जस्ट इक्विटी और नेचुरल जस्टिस जो होता है ना, वो अप्लाई कर दीजिए कि सबसे ज्यादा पैसे वो नहीं वसूल सकता है, उतना ही पैसा वसूलेगा जितना उसका श्योरिटी का अमाउंट है। इसलिए इन तीनों को यह भी जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता हो या ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो तीन कंडीशंस यहां आ रही हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंटली या सेवरली हो सकते हैं, बट फॉर सेम डेट और ड्यूटी। दूसरी बात क्या आती है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो। तीसरी बात क्या आती है कि इन तीनों को नॉलेज हो भी सकता है एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट का और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां आती है। इन तीनों स्थितियों को लागू करते हुए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अब वही बात आ गई, अगर कुछ अलग न प्रावधान दिया गया हो किसी को मुक्त करने का, किसी की लायबिलिटी फिक्स करने का, ये भाई इसमें कह रहे कि हम 2,000 के लिए ही लायबिल है, तो 15,000 का डिफॉल्ट होने पे 5,000 नहीं देगा। अगर वहां पे कंट्रेरी का क्या मतलब हुआ कि अगर ये हुआ कि हम 2,000 के लिए ही लायबिल हैं, तो ये माना जाएगा कि जनरल जो रूल है उसके कंट्रेरी हो गया और वो 2,000 तक ही पे करने के लिए लायबिल है। ये कहने का आशय है। ठीक, क्या लिख रहा है? In the absence of any contract to the contrary are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or of the part of it which remains unpaid by the principal debtor। अब इतनी बातें जब हो गई तो जो भी डेट है उसको ये लोग इक्वली बांटेंगे, या तो पूरा डेट, या कुछ प्रिंसिपल डेटर ने अगर 15,000 में 5,000 दे दिया, बचा 10,000, तो 10,000 को ये इक्वली आपस में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये कहता है 146, इतना ही है और कुछ नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ए बी एंड सी आर श्योरिटीज टू डी फॉर द सम ऑफ ₹3,000 लैंड टू ई मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब 3,000 रुपए का अगर ए बी सी ने 3,000 रुपए का इनको कहा कि हम पे करेंगे इस 5,000 की जगह, 15,000 की जगह 3,000, तो अगर डी डेटर जो है ये डिफॉल्ट कर जाता है तो 1,000 ये इक्वली बांटेंगे। ऐसा ही ये इलस्ट्रेशन कहता है। A, B and C are sureties to D for the sum of ₹1,000 lent to E, and there is a contract between A, B and C that A is to be responsible to the extent of 1/4, B to the extent of 1/4 and C is to the extent of 1/2. E makes default। अब देखिए जो कहा गया कंट्रेरी का यहां पे उदाहरण दिया गया, यहां पे उदाहरण ये दिया गया कि
1000 रुपए का ये ऋण है, ठीक है। ये 15,000 की जगह 1000 आप मानिए, ये जो ऋण मैं बताने अब जा रहा हूं 1000 का ऋण है, ठीक है। और 1000 में कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि ये जो ए होगा, एक क्वार्टर को कितना बोलेंगे, क्वार्टर माने चौथाई होता है ना। ये डेट जो है ये 1000 का है, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिक्स कर दी गई है लाइबिलिटी 1 क्वार्टर माने 1/4, इनका क्या हुआ 1/4, इनका क्या हुआ 1/2। देखिए अब यहां पे इक्वली नहीं हुआ, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ ऐसा कर दें तो उस रेशियो तक ही वो केवल लायबल होंगे। तो 1000 का 1/4 कितना होता है 250, तो इनकी जो ए की लायबिलिटी है ये 250 होगी, बी 1/4 माने 250, ठीक, सी 1/2, तो 1000 का कितना हुआ 500। तो इस तरह से अगर इन्होंने अपनी लायबिलिटी 128 पे पावर मिली है तो वहां के हिसाब से अगर इसको मैनेज करते हैं तो जितना इन्होंने अपना मेंशन किया है उतना ही उनको पे करना होगा। दिस इज गिवन इन 146। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो अब हम 147 पे बात करें। अगर 147, ठीक है, कोशिश करते हैं 8-9 मिनट में हो जाए, मेरे पास है कुछ मिनट्स। तो 147 कहता है लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज फाउंड इन डिफरेंट सम्स। वही है, किसी ने अपने लिए अगर अलग अलग अमाउंट को फिक्स कर रखा है 128 का, 128 के तहत अगर सारे श्योरिटीज ने अपनी अमाउंट अलग अलग फिक्स कर रखी है तो उसको कैसे देखेंगे। पहले 147 को पढ़िए। को श्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लाइबल टू पे इक्वली, are liable to pay equally, कहा गया, as far as the limits of their respective obligation permit, respective obligations permit। इन्होंने अगर अपने लिमिट्स को अलग अलग अमाउंट में बांट रखा है तो उसमें कोई डिफॉल्ट करेगा तो जितना इनका रेशियो होगा उसके हिसाब से ये जितना इन्होंने जिम्मेदारी ली होगी उसमें एक प्रोपोर्शन निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग उस डेट को इनमें डिवाइड करेंगे। ये जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। A, B and C as sureties for D enter into three several bonds, each in a different penalty. Namely, A in penalty of 1,000 rupees, B 20,000 rupees and C for 40,000 rupees। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां, ए जो श्योरिटी लेता है ये A1 है श्योरिटी, यहां SUR, ये श्योरिटी है A1 या A, B और C। A 10,000 का लेते हैं, B 20,000 की जिम्मेदारी लेते हैं, C कितने की ले रहे हैं, C 40,000 की, ठीक है, 40,000 की जिम्मेदारी हो गई A, B, C। तो A, B, C 40,000 की जिम्मेदारी लेते हैं। ये मान लीजिए कि D है, ये है क्रेडिटर, और किसके लिए ले रहे हैं A, B, C, D, E। E मान लीजिए डेटर है, ठीक है। इसके लिए डेटर के लिए इन तीनों लोगों ने इस अमाउंट में जिम्मेदारी ले ली। अब ये डिफॉल्ट कितने का कर रहा है ये देखते हैं। D makes default to the extent of 30,000। अब ये D जो करते हैं 30,000 की डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो ऊपर क्या कहा गया, ऊपर कहा गया डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस परमिट। जहां तक इन्होंने ये लायबिलिटी ली है इसके अकॉर्डिंग सब बराबर बराबर पे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा पेमेंट कैसे होगा, देखिए भाई, अगर 3 लोग हैं तो कितना
10,000 तो मिनिमम है ना, तो 3 लोग हैं तो 10,000 तीनों लोग दे दे, ये अपनी लायबिलिटी के भीतर रह जाएंगे, इनको भी इक्वल हो जाएगा, इनको भी इक्वल हो जाएगा। क्या कह रहा है, ए एंड बी एंड सी आर ईच आर लायबल टू पे ₹10,000, यहां इक्वली बढ़ गया। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत अब आगे वाले इलस्ट्रेशन में होने वाली है। वो क्या है, ए बी एंड सी श्योरिटीज डी इनटू 3 सेवरल बॉन्ड्स ईच इन डिफरेंट पेनल्टी नेम, ए 10,000, बी 20,000, सी 40,000, सेम चीज है। आगे क्या होता है, कंडीशन फॉर दीज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 40,000 रुपीज। देखिए यहां पे प्रॉब्लम हो गई, अगर ये 40,000 की गड़बड़ कर गया तब क्या होगा, तो 40,000 को कैसे बांटेंगे इसको दिमाग में रखिएगा। 40,000 जिसका जितना मिनिमम है उतना तो वो गारंटी ले ही लेगा, तो ए कर देंगे भुगतान कितने का, 10,000 का। भाई देखिए इक्वली बंटना है, बट इफ एनी प्रोविजन कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रेरी है ना 10,000, तो ये 10,000 तो मिनिमम देंगे, 40,000 का मामला है। अब ये कितना देंगे, ये 20,000 नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा 20,000 नहीं देंगे, ना 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 ना। अब इन दोनों की लिमिट में इसको बराबर बराबर बांटो, क्योंकि ये भी ज्यादा की जिम्मेदारी लिए है, ये भी ज्यादा की जिम्मेदारी लिए है, तो बचा कितना, इसमें से जब 10 घटा देंगे तो 30,000 आ गया। 30,000 को ये दोनों बराबर बराबर बांट ले, 3/2, क्योंकि इन दोनों ने ज्यादा लायबिलिटी ली है। ठीक, तो लेकिन 30,000 इनसे भी कवर नहीं हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि इनसे हम 20,000 कवर कर रहे, नहीं, यहां फिर इनके साथ अनजस्टिस हो जाएगा। यहां पे 2 लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, तो उनको आधा आधा बांट दीजिए उन पे, ये 10,000 तक लिए थे, 10,000 इनसे वसूल लीजिए। फिर कहा गया ना कि पे इक्वली एज फॉर एज द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स, तो रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन 10,000 का, यहां बराबर नहीं जाएगा, 10,000 जाएगा। इन दोनों में अब परमिट क्या कर रहा है कि ये दोनों 10,000 से ज्यादा के लिए 20,000 मतलब 30,000 की लिमिट जो है ये 20,000 के लिए, ये 40,000 के लिए, तो इन दोनों में इसको बराबर बराबर बांट दो, तो इसको दे दो 1/2 और इसको 1/2, तो यहां 15,000 हो जाएगा, यहां 15,000 हो जाएगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल है और न्यायपूर्ण है। फिर 15,000 ये देते, 15,000 ये देते, बराबर बराबर इनके प्रमोशन में बढ़ गया, और 15, 15, 30, 10, 40,000 रुपए की इसकी श्योरिटी की भरपाई भी हो गई। बात समझ गए? अब देखिए, अब अगला वाला क्या है, 10, 20 और 40,000 की शास्ति है। तीसरा देखिएगा सेम चीज है, 10,000, 20,000 और 40,000 का इन लोगों ने जिम्मेदारी ले रखा है, और यहां पे जो घपला हो जा रहा है, घोटाला हो जा रहा है, वो 70,000 का हो जा रहा है, 70,000 का। ठीक है, 70,000 की तो इन लोगों ने फिर ये नहीं बोली ना कि हम पूरा पूरा ले रहे हैं, हमारी औकात इतनी है, हम इतनी ही जिम्मेदारी लेंगे, अगर गड़बड़ हुई तो इतनी ही जिम्मेदारी लेंगे। तो ठीक है, 10,000 आप दे दो, 20,000 आपका है आप पूरा दे दो, और 40,000 आप है आप दे दो। मान लीजिए 80,000 होता तो भी कोई बात नहीं, जितना जितना है उतना तो दे दो, जितना आपने जिम्मेदारी ली उतना तो दे दो, बाकी कोई बात नहीं, छोड़ दो, बाकी वो अपना झेले। क्रेडिटर अपना देखेगा कि उसने किस विश्वास के बल पे उसको पैसे दिए। तो 146, 143 समझ में आ गया? तो 146, 147 में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो ज्वाइंट श्योरिटीज होते हैं उनकी लायबिलिटी कहां पे जाके फिक्स होती है। ठीक है, अब यहां पे हमने खत्म कर दिया गारंटी।